So variations of photosynthesis, इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो नॉर्मल प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं किन प्लांट्स के अंदर होता है, दोबारा बताएं। नॉर्मल फोटोसिंथेसिस को हम C3 पाथवे कहते हैं और उन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, C3 प्लांट्स। और क्यों कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जब पहली दफा फिक्स होती है तो कितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में फिक्स होती है, 3 कार्बन, एंड द नेम ऑफ दिस 3 कार्बन कंपाउंड इज 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब हमने इस प्रोसेस की थोड़ी सी वेरिएशंस देखी हैं कि नॉर्मल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हटके भी समटाइम्स प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें पहला पाथवे हम लोगों ने पढ़ा है कौन सा, फोटो रेस्पिरेशन का। ये एक अलग से पाथवे है, लेकिन एक्चुअली ये फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। किस तरह से इफेक्ट करता है कि अगर किसी प्लांट के अंदर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फोटो रेस्पिरेशन होती है तो वो वाला एंजाइम जो कि यहाँ पे यूज होना होता है वो नॉन स्पेसिफिक कैटालिसिस करना शुरू कर देता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय किसको फिक्स करने लग जाता है, ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से आपके पास जो नॉर्मली 3-फॉस्फोग्लिसरेट के 6 मॉलिक्यूल्स बनने होते हैं उनका काउंट कम होने लग जाता है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास इस सिनेरियो में हाफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे, यानी टोटल कितने बनेंगे, 3। सो ये फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी को क्या करता है। सो हमें इस प्रोसेस जी नहीं जी, क्योंकि एक्सेप्टर के अंदर जो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है उसमें तो 5 कार्बन हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास जो है वो एफिशिएंसी क्या होगी, बहुत कम होगी। एट अ टाइम आपका प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स कर रहा है और ऑक्सीजन को भी फिक्स कर रहा है। सो अब आपको इस पाथवे को क्या करना है, किसी तरह से इसमें जो नॉन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनती हैं, यानी 3 मॉलिक्यूल्स तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट के बने और इसके साथ आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे किसके, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट के। 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट के 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। सो आप क्या करते हो, एक स्पेसिफिक पाथवे के थ्रू इन मॉलिक्यूल्स को जो कि 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट है, जो कि केल्विन साइकिल में एंटर नहीं हो सकते, इनको वापस कन्वर्ट करवाते हो किनमें, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। और ये कौन सा पाथवे है, ग्लाइकोलेट पाथवे। सो हमने पहले फोटो रेस्पिरेशन को डिटेल से पढ़ा, उसके बाद ग्लाइकोलेट पाथवे पढ़ा। ग्लाइकोलेट पाथवे में 3 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स की कंट्रीब्यूशन देखी, और वो कौन कौन से कंपार्टमेंट्स थे, कुछ रिएक्शंस आपके क्लोरोप्लास्ट में हो रहे थे, सम सेट ऑफ रिएक्शंस कहां पे थे, पेरोक्सिसोम्स में, और जो तीसरा कंपार्टमेंट था वो कौन सा था, माइटोकॉन्ड्रिया। सो इसके बाद हमने इन 3 कंपार्टमेंट्स में होने वाला जो पाथवे है ग्लाइकोलेट पाथवे उसको डिस्कस किया था, और एक एंजाइम जो कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, कौन सा एंजाइम था, कौन सा एंजाइम था, सीरीन ग्लाइसिन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जो कि सीरीन टू ग्लाइसिन कन्वर्जन करता है, ठीक है, या ग्लाइसिन टू सीरीन कन्वर्जन करता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो इन 3 कंपार्टमेंट्स के अंदर होने वाला पाथवे, उसके बाद इस एंजाइम का मैकेनिज्म ग्लाइसिन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, एंड देन हम लोगों ने एक और पाथवे डिस्कस किया था जो कि खास किस्म के प्लांट्स के अंदर होता है। इन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, C4 प्लांट। तो अगर C3 और C4 प्लांट्स का कंपैरिजन कहा जाए तो C3 प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन आप लोग पहले देख चुके हो चैप्टर 19 में,
और डार्क रिएक्शन इज केल्विन साइकिल। ठीक है, लाइट रिएक्शन दोनों में सेम होगा, लेकिन जो सेकंड है डार्क रिएक्शन वो C3 प्लांट्स में डिफरेंट होगा और C4 प्लांट्स में डिफरेंट होगा, बिकॉज इन द केस ऑफ C3 प्लांट्स आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है इनिशियली उसकी फिक्सेशन किसमें होती है, 3 कार्बन कंपाउंड 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, जबकि C4 प्लांट्स के केस में आप देखते हो कि यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड का पहला मॉलिक्यूल आता है तो वो एक 4 कार्बन कंपाउंड के अंदर फिक्स होता है, एंड दिस 4 कार्बन कंपाउंड इज ऑक्सैलोएसिटेट। ठीक है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के बाद उसे फिक्स करके क्या चीज प्रोड्यूस करता है, ऑक्सैलोएसिटेट। सो C4 प्लांट्स के अंदर आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन है वो एक 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटेट या मैलेट में होती है। मैलेट समटाइम्स आप लोगों को बुक में लिखा हुआ इसलिए मिलेगा बिकॉज जो ऑक्सैलोएसिटेट बनता है वो फौरी तौर पे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैलेट में, और आगे जाके जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाई जाती है केल्विन साइकिल में यूज होने के लिए वो कौन करवाता है, मैलेट। सो दैट्स व्हाई समटाइम्स ऑक्सैलोएसिटेट की जगह मैलेट को कहा जाता है कि दिस इज द 4 कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हुई है, फिक्सेशन हुई है। सो ये बेसिक डिफरेंस है C3 एंड C4 प्लांट्स के अंदर, यानी C4 प्लांट्स के अंदर ये कुछ रिएक्शंस आप लोगों को एडिशनल नजर आएंगे। केल्विन साइकिल बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा C3 प्लांट्स में है, लेकिन उससे पीछे कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ तक लाने के लिए जो प्रोसेस है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। वहां पे तो डायरेक्टली रुबिस्को ने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कराया था ना, लेकिन यहाँ पे पहले आपके पास फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम उसको फिक्स करवाता है, उसके बाद ग्रेजुअली मैलेट की फॉर्म में रुबिस्को तक ले गया। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया, और दूसरा डिफरेंस जो यहाँ पे है वो क्या है कि यहाँ पे आपका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, फोटोसिंथेटिक मशीनरी, उससे मेसोफिल सेल्स की बजाय कहाँ पे रखा जाता है, बंडल शीट सेल्स में, ताकि रुबिस्को यहाँ से ऑक्सीजन को फिक्स ना करे। बिकॉज ये प्लांट्स C4 प्लांट्स ऐसे एनवायरमेंट्स में ग्रो करते हैं जहां पे चांसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये जो C4 पाथवे है टेक्निकली ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू प्लांट फोटो रेस्पिरेशन के चांसेस को क्या करता है, कम करता है, और मैक्सिमम किस चीज को फिक्स करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रादर देन ऑक्सीजन। ठीक है, सो इस तरह से आपका रुबिस्को कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ज्यादा एफिशिएंटली शो करेगा। इसके बाद हमने इसकी स्टिशियोमेट्री ये सारी चीजें लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, रेगुलेशन पढ़ चुके हैं। आज जो हमने स्टार्ट करना है वो केम प्लांट्स है। सो आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होगा। इससे पहले जो आपने C4 पाथवे पढ़ा है उस पाथवे की सिग्निफिकेंस मैंने अभी बता दी कि उस पाथवे की जरूरत क्यों थी, क्योंकि वो प्लांट्स ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे थे जहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन के चांसेस ज्यादा थे, इसलिए उन प्लांट्स के अंदर रुबिस्को को मेसोफिल से बंडल शीट सेल्स में रखा गया और कार्बन डाइऑक्साइड को मेसोफिल से बंडल शीट सेल्स तक मैलेट की फॉर्म में भेजा जाता था। ठीक है, इस तरह से वो फोटो रेस्पिरेशन के चांसेस को कम करते थे। नाउ अब हमारे पास केम प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि उन एनवायरनमेंट्स में ग्रो करते हैं जहां पे स्टोमेटा ज्यादा देर के लिए ओपन नहीं रह सकते। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि जहां पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम है। आपने ये चीज पढ़ी है ना कि प्लांट्स अगर किसी ऐसे डैम्प एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट हैं जहां पे वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है तो उनके स्टोमेटा मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन रहते हैं। अगर किसी ऐसे एनवायरनमेंट में है जहां पे क्लाइमेट थोड़ी सी मॉडरेट है, अगर हम अपने एनवायरनमेंट को देखें तो उस केस में डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करते हैं। जैसे अगर विंड एनर्जी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग
या ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। कितना वाटर अवेलेबल है ये रेगुलेट करेगा, टेम्परेचर रेगुलेट करेगा। सो देयर आर सम प्लांट्स जो कि बहुत जी बिल्कुल जो डेजर्ट्स में होते हैं, जो बहुत लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी वाली कंडीशंस में प्लांट्स ग्रो करते हैं, उन प्लांट्स के अंदर ये पाथवे एक्टिव होता है। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म उन प्लांट्स के अंदर ज्यादा होगा। डेट्स वाले प्लांट्स को क्या कहा जाता है? कैम प्लांट्स। सो नॉर्मली वी ऑल नो कि गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स किस पोर के थ्रू करते हैं, किस ओपनिंग के थ्रू करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू। और ऐसे एरिया के अंदर जहां पे बहुत कम वाटर की अवेलेबिलिटी है, स्टोमेटा की ओपनिंग आइडियल नहीं है, बिकॉज अगर स्टोमेटा ओपन हुए तो जो थोड़ा बहुत वाटर वहां पे है वो वहां से रिलीज हो सकता है, बिकॉज सराउंडिंग में या एनवायरमेंट में वाटर बिल्कुल नहीं है। और हम प्लांट्स के अंदर यही पढ़ते हैं ना कि जो वाटर पुल है, ट्रांसपायरेशन पुल है, वो वाटर को उनकी रूट से मैक्सिमम जो है वो ऊपर तक लेके आती है और वो अल्टीमेटली वहां से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन रिमूव हो सकता है। सो इस तरह से इन प्लांट्स के अंदर अगर स्टोमेटा ओपन हुए तो तब वहां से वाटर लॉस के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। सो इसका मतलब है कि स्टोमेटा की ओपनिंग वहां पे इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो कैम प्लांट्स हैं, अगर हम कहते हैं कि ये स्टोमेटा इतना फ्रीक्वेंटली ओपन नहीं कर सकते, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कैसे होगी? क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के एंटर होना है, तभी ये प्रोसेस चलेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के एंटर होने के लिए आपके पास यही एक रूट है, स्टोमेटा, जहां से प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करते हैं एनवायरनमेंट से और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। प्लांट के पास लंग्स या इस तरह का कोई और सिस्टम तो नहीं है ना, सो वो स्टोमेटा को यूज करते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। अब इन प्लांट्स में एक ऐसी स्ट्रेटेजी है कि ये नॉर्मली डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट, क्योंकि हम नॉर्मली कहते हैं कि जो डेज है वो ज्यादा वार्म होते हैं सनलाइट की वजह से या सन एनर्जी की वजह से, और रात को टेम्परेचर कंपैरेटिवली उन एरियाज में भी कम होता है। सो दे यूज अ स्ट्रेटेजी जिसमें स्टोमेटा की ओपनिंग कब होगी? ड्यूरिंग नाइट, और उस दौरान ये प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे। बट फोटोसिंथेसिस किन कंडीशंस में होती है? सनलाइट में। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा ड्यूरिंग सनलाइट या डे लाइट। बट यहां पे मैं कह रही हूं कि जो कैम प्लांट्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं कब? ड्यूरिंग नाइट। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हम नॉर्मली ये कहते हैं ना कि लाइट रिएक्शन जब होगा तो लाइट रिएक्शन के रिस्पॉन्स में आपके पास बनते हैं एटीपीज, NADPH, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, और ये एटीपीज और NADPH आगे आपको चाहिए होते हैं किसके लिए? कैल्विन साइकिल के लिए। सो अगर लाइट नहीं होगी, अगर लाइट एनर्जी अवेलेबल नहीं है, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो सकती है? और अगर फिक्स हो भी गई है पहली स्टेज में, रुबिस्को ने अगर उसे फिक्स कर भी लिया है, तो स्टेज 2 और स्टेज 3 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दोनों स्टेजेस एटीपी और NADPH पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड की कन्वर्जन इनटू कार्बोहाइड्रेट्स पॉसिबल नहीं होगी। उसके लिए आपको क्या चीज चाहिए? सनलाइट चाहिए। यहां पे आपके पास फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना जरूरी है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन ड्यूरिंग सनलाइट नहीं हो रही, रात के टाइम हो रही है जब स्टोमेटा ओपन है। तो एक्चुअली ये प्लांट क्या करते हैं? ड्यूरिंग नाइट कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के बाद वैक्यूल्स में सेव कर देते हैं। किस स्ट्रेटेजी के थ्रू? इसको हम देख लेते हैं एक दफा।
या जस्ट लाइक हेड स्लैश पाथवे, इस पाथवे में भी आपके पास जो प्लांट्स हैं उनमें दो तरह के सेल्स यूज होंगे, मेसोफिल और बंडल शीट। और जो जिसको आपका जो है वो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट किसने करना है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। सो ये सेट ऑफ रिएक्शंस वहां पे कॉमन है, बट देयर इज अ डिफरेंस टू कि जैसे फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड को किक करता है रात के टाइम, क्योंकि जब स्टोमेटा ओपन होंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तभी ये किक करेगा ना। सो ड्यूरिंग नाइट जब स्टोमेटा ओपन हुए, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई, फॉस्फोइनोल पायरुवेट इसको पिक करके ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सैलोएसिटेट मैलेट में। अब ये मैलेट यहां से चला जाता है कहां पे, वैक्यूल्स। आपको याद होगा जब मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर कराया था जिसमें हमने वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे हमने ये चीज देखी थी कि ये ना सिर्फ सेल के टर्बुलेंस को मेंटेन करता है, ना सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट को एक्यूमुलेट करता है, बल्कि कुछ यूजफुल प्रोडक्ट को स्टोर भी करता है, स्टोरेज टाइप है। सो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो मैलेट है या मैलिक एसिड है, 4 कार्बन कंपाउंड, ये यहां पे स्टोर होगा। और ड्यूरिंग डे जब आपके पास सनलाइट फॉल करके प्लांट एटीपी और एनएडीपीएच बना लेंगे, तो उस टाइम मैलिक एंजाइम की मदद से वापिस आएगा बंडल शीट सेल्स में, जैसे आपने यहां पे देखा बंडल शीट सेल्स में आएगा, जहां पे कौन सा एंजाइम है, मैलिक एंजाइम, जो कि मैलेट में से क्या चीज निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से कन्वर्ट कर देगा किसमें, पायरुवेट में। और कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज करेंगे किसके लिए, कैल्शियम साइकिल के लिए। सो C4 प्लांट के अंदर होने वाला पाथवे कैल पाथवे से काफी हद तक मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग का डिफरेंस है। वहां पे कुछ रिएक्शंस ड्यूरिंग नाइट हो रहे हैं, सॉरी उस केस में C4 प्लांट से सारे रिएक्शंस एक टाइम पे हो रहे हैं नाइट में, लेकिन कैल प्लांट में आपके पास जो मेसोफिल सेल के अंदर मैलेट फॉर्मेशन तक के जो स्टेप्स हैं वो ड्यूरिंग नाइट होंगे। मैलेट वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा और डे टाइम में वैक्यूल उस मैलेट को दोबारा रिलीज करेगा, वो वहां से बंडल शीट सेल्स में आके रिमेनिंग स्टेप्स को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो ये बेसिक इसके पीछे जो है वो लॉजिक है कैल प्लांट्स में। इस तरह से प्लांट दो काम कर लेते हैं, दो टारगेट्स अचीव करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं और वाटर लॉस को भी क्या करते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, इन प्लांट को कहा जाता है कैन प्लांट्स। अब अगर आप लोग ये पीछे वाला पार्ट के ध्यान से देखें तो यहाँ वाले C4 और कैन में डिफरेंस है। आप कह सकते हैं कि ये C4 प्लांट है बिकॉज इनिशियल फिक्सेशन उसके अंदर होती है, बट हर C4 प्लांट कैन प्लांट नहीं है। ठीक है, कैन प्लांट C4 पाथवे को फॉलो करें बिकॉज उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इनिशियली 4 कार्बन कंपाउंड में फिक्स होती है, बट हर C4 प्लांट अपना मैलेट ट्यूब को देगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सो इनके अंदर सिमिलैरिटी भी है और डिफरेंसेस भी है। तो बच्चों आप इसी पाथवे को हम लोग दो स्टेप के अंदर देखते हैं, नाइट एंड डे। वैसे तो ये काफी हद तक हो चुका है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक दफा स्टेप्स को ही रिवाइज कराऊंगी जिससे आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इनिशियली आपके पास अभी मैं नाइट में होने वाले रिएक्शंस की बात करूंगा। सो ड्यूरिंग नाइट यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। नाउ द क्वेश्चन इज कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट कहां से आया है? तो इसका एक अलग से पूरा पाथवे है कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान ट्रायोसिस बनाते हैं तो ये ट्रायोसिस ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में जाके 1,3-डिसफॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 2-फॉस्फोग्लिसरेट एंड अल्टीमेटली फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाते हैं। This phosphoenol pyruvate is actually the product of glycolysis, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। हर सेल ग्लाइकोलाइसिस करता है ना, सो हर सेल के अंदर फॉस्फोइनोल पायरुवेट होगी। सो दिस फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज एक्चुअली उन्हीं शुगर ग्लाइकोलाइसिस से बन रही है जो कि शुगर प्लांट में खुद बनाएंगे। सो इसका कोई फॉरेन सोर्स नहीं है, इसे
प्लांट खुद बना सकता है। हमने पढ़ा था ना कि क्लोरोप्लास्ट में जो शुगर्स बनती हैं उनमें से कुछ स्टार्च और सुक्रोज बायोसिंथेसिस करवाती हैं, कुछ वहां से बाहर साइटोसोल में आती है और वहां पे आके ग्लाइकोलाइसिस में यूज हो जाती हैं। सो ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप्स में हम देखते हैं कि आपका ग्लूकोज पहले ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, G3P डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, फिर 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, then 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 2-फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, जो कि फाइनली पायरुवेट बनाता है। So ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज एक्चुअली द इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, सो एक्चुअली ये प्लांट खुद बनाते हैं, अपनी शुगर से बनाते हैं, एंड ड्यूरिंग लाइफ ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट एक्ट करता है एज एन एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें से हेल्प कौन सा एंजाइम करता है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। इन एंजाइम्स को थोड़ा थोड़ा माइंड में बिठाया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट की कार्बोक्सिलेशन हो रही है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है, तो एंजाइम विल बी फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जो कि इसे कन्वर्ट करता है 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट में, एंड देन वी हैव एन एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि ऑक्सैलो एसीटेट को किसमें कन्वर्ट करेगा? मैलेट में। नेक्स्ट पॉइंट इज एंट्री ऑफ मैलेट इनटू वैक्यूम। अब यहां पे आपको ये चीज समझ में आ रही है कि दिस ट्रांसपोर्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये तो मैं रिव्यू के टाइम बताऊंगी ना। दिस ट्रांसपोर्ट इज एक्चुअली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यस, ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी तो यूज होती है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सेल बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट ये भी याद नहीं है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक्चुअली एनर्जी यूज होती है। उन्होंने प्राइमरी में लिख दिया कि एनर्जी यूज नहीं होती और सेकेंडरी में लिख दिया कि एनर्जी यूज होती है। So this is secondary active transport because यहाँ पे आपकी 2 मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट हो रही है, को ट्रांसपोर्ट है। जब आपका एक मॉलिक्यूल मूव करता है एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, सो वो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट है, और जब आपके 2 या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स यानी एक मॉलिक्यूल मूवमेंट के लिए दूसरे मॉलिक्यूल की हेल्प लेता है, लेकिन एनर्जी वहां पे भी यूज हो रही है, so this transport is secondary active transport. So this is secondary active transport, जिसमें पहले यहां से इनसाइड मूव करने के लिए किस चीज को यूज करता है? एटीपी को यूज करता है, एंड उसके साथ साथ दिस इज आल्सो अ सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट याद है, ये एक मॉलिक्यूल अगर कंपार्टमेंट के अंदर मूव करता है और उसको वहां पे मूवमेंट के लिए कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी उसी डायरेक्शन में मूव कराना हो, जैसा हमने देखा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, वहां पे हमने कुछ सिम्पोर्टर्स और एंटीपोर्टर्स को आइडेंटिफाई किया था, पर वहां पे भी मैं जा रही, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि मैलेट की इनसाइड मूवमेंट के लिए आपको प्रोटॉन को भी इनसाइड मूव कराना है, और द मूवमेंट ऑफ वन मैलेट मॉलिक्यूल कितने प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं? 2 प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एक्टिव, सेकेंडरी एक्टिव, लेकिन इसमें नेचर ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? सिम्पोर्ट। 2 मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि मैलेट का जो ट्रांसपोर्टर है वो पोटासियम डिपेंडेंट है। सोडियम और पोटासियम के बारे में जानते हैं ना? सो यहाँ पे आपका जो ट्रांसपोर्टर है वो पोटासियम आयंस को यूज करता है, नॉट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैलेट, बल्कि ट्रांसपोर्टर की चेंजेस के अंदर, उसके अंदर इस ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए ये जो ट्रांसपोर्टर है इसे क्या चीज चाहिए? पोटासियम आयंस चाहिए। सो दिस इज पोटासियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर, जो कि एक्चुअली 2 प्रोटॉन्स को यूज करते हुए मैलेट को रिड्यूस करता है मैलिक एसिड की फॉर्म में और फिर इसे स्टोर करता है। Now what is the difference between malate and malic acid? कि आपके पास जो सिंपल मैलेट है उसमें ये जो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स एंड पे होते हैं ये डीप्रोटोनेटेड होते हैं, ये वाले, यानी इस केस में ये अपना अपना प्रोटॉन एक्चुअली क्या कर चुके होते हैं? रिलीज कर चुके होते हैं बिकॉज ऑफ देयर एसिडिक नेचर। बट अगर ये दोनों ग्रुप्स प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लें तो तब ये इतने रिएक्टिव
ड्यूरिंग डे क्या होगा? मैलिक एसिड इस टाइम कहां पे है? सो ड्यूरिंग डे मैलिक एसिड यहां पे रिलीज होगा, लेकिन बिफोर रिलीज ये क्या करेगा, उन दो प्रोटॉन्स को भी अलग कर देगा जो कि पहले यहां पे इसकी स्टोरेज के लिए इसके साथ अटैच हुए थे। तो हम कह सकते हैं कि 2 प्रोटॉन्स रिटार्ड हो जाएंगे इस कंपार्टमेंट को, और मैलिक जो है वो अलग हो जाएगा। मैलिक एसिड किस फॉर्म में रिलीज होगा? इनकी फॉर्म ऑफ मैलिक। नाउ ये मैलिक मूव करेगा क्लोरोप्लास्ट में। यहां स्पेसिफिकली बात करें बंडल शीट सेल्स की, क्योंकि इससे पहले आपका जो रुबिस्को था उसको एक्सेस नहीं थी इस मैलिक की। सो अब यहां पे आने के बाद अगेन वही एंजाइम जो आपने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था, मैलिक एंजाइम, मैलिक को कन्वर्ट कर रहा है जिसमें पायरुवेट में, और इस प्रोसेस में क्या चीज प्रोड्यूस कर रहा है? NADPH। पायरुवेट कन्वर्ट हो सकती है वापस फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोडक्ट है पायरुवेट वो वापस कन्वर्ट हो सकती है किसमें? फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट वापस साइटोसोल में जाके नेक्स्ट राउंड ऑफ रिएक्शन क्या कर सकती है? कैटालाइज करा सकती है। ये वाला जो आपके पास रिएक्शन है ये भी उसी एंजाइम की मदद से है, पायरुवेट डाइकाइनेज एंजाइम। ये हमने C4 प्लांट के अंदर पढ़ा था ना। एक मिनट यहां पे देखिएगा कि यहां पे जो पायरुवेट बनती है तो ये वापस किसमें कन्वर्ट होती है? फॉस्फेट और पायरुवेट में। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम। तो ये वही रिएक्शन है, थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है, तो ये मतलब नहीं कि आपने इतना परेशान हो जाए, ठीक है। तो यहां पे पायरुवेट, ये दो स्टेप्स वही है जो C4 प्लांट के अंदर आपने देखे थे। और जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल के थ्रू ट्रायोसिस बनाएगी, ट्रायोसिस स्टार्च बना सकती है, दोबारा से साइटोसोल में जाके ग्लाइकोलाइसिस और का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट कर सकती है। सो यहां तक आप लोगों का भी जो कैंप प्लांट्स के अंदर होने वाला पार्ट है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया कि ड्यूरिंग नाइट कौन से रिएक्शंस होंगे और ड्यूरिंग डे कौन से रिएक्शंस इस प्लांट के अंदर एक्टिव होंगे। ये सबको क्लियर? मैम ये जो डाइकाइनेज एंजाइम है ये ATP के ही 2 फॉस्फेट्स को यूज कर रहे हैं। ये जो कपल रिएक्शन लिखा हुआ है ये मैंने एंजाइम पहले बताया कि ये दो चीजें यूज करता है, एक ATP और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। पहले ATP का बॉन्ड किस तरह से ब्रेक करता है कि ATP के स्ट्रक्चर में जो 3 फॉस्फेट लगे होते हैं ना उसमें से पायरोफॉस्फेट को अलग कर देता है और यहां से AMP अलग हो जाता है। अब ये पायरोफॉस्फेट नॉर्मली लगा होता है एंजाइम के साथ, इस पायरोफॉस्फेट को अलग करने के लिए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज करते हैं। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसको यहां से डिस्प्लेस करेगा और उसकी जगह खुद अटैच हो जाएगा, ठीक है। सो एट द एंड आपके पास जो ATP का ये जो पायरोफॉस्फेट है यहां से डॉट ब्रेक होगा, सो 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स ATP के यहां से हाइड्रोलाइज होंगे। यहां तक बच्चों आप लोगों का जो फोटोसिंथेसिस का बेसिक पॉइंट है, जितने भी वेरिएशन वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर उनकी जो ऑटोट्रॉपिक नेचर है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन, उसको आप देख चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट की जो डिग्रेडेशन के पाथवेज है, बिकॉज वो एनिमल और प्लांट के अंदर कॉमन है, ग्लाइकोलाइसिस, CCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो चूंकि दोनों के अंदर ये प्रोसेसेस हो रहे होते हैं इसलिए उनको हम पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म एंड बायोएनर्जेटिक्स। यहाँ पे हम लोगों ने उनकी ऑटोट्रॉपिक नेचर और उन पाथवेज को टारगेट करना है जो कि यूनिक है किनके अंदर? प्लांट्स के अंदर। सो यहाँ तक मैंने कार्बोहाइड्रेट का जो पोर्शन था उनकी ऑटोट्रॉपिक नेचर उसको कवर किया। अब अगर आप लोग सेल वॉल बायोसिंथेसिस प्लांट्स की पढ़ना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, वरना हम लोग नाइट्रोजन एसिमिलेशन इन प्लांट्स, बिकॉज ये भी एक इंपॉर्टेंट पाथवे है प्लांट्स के अंदर, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है।